नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल की स्पेशल सीरीज में मैंने आपको भारत के जितने भी पर्वत थे, प्रमुख रूप से आपके पूर्वी पर्वत, आपके जो पूर्वी घाट के पर्वत थे और हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, सतपुड़ा माउंटेन रेंज और विंध्याचल पर्वत सीरीज, उसके अलावा जो आपके प्रमुख पश्चिमी और पूर्वी घाट के तटों पर जो आपके पर्वत थे वो मैंने आपको पढ़ाए थे। और कुछ दिन से हमारी क्लास रेगुलर नहीं हुई, उसकी वजह ये थी कि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन थे और मैंने आपको वहाँ से लाइव जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दिखाई थी और साथ ही साथ बेतवा नदी भी दिखाई थी कि बेतवा नदी में किस तरीके से इस समय पानी का बहाव कितना ज़्यादा है और एमपी के हालात इतने बुरे हैं कि जो बेतवा नदी है वो रोड से लगभग 4 से 5 फीट ऊपर बह रही है। और उसके अलावा जो कुछ पुल भी है वहाँ पे 2 से 3 पुल भी बहे हैं, तो इस समय वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। अब हम लोग वापस से पुनः अपनी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो आज जो हम लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे भारत में भूगोल के अंतर्गत, सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो प्रमुख घाट हैं, घाट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के जो घाट हैं वो कौन कौन से हैं, कि आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत के जो पूर्वी घाट होते हैं, जब हमारी ईस्ट की डायरेक्शन होती है तो हम पूर्वी घाट पढ़ेंगे और पश्चिम के घाट पढ़ेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले वही चीज़ है कि हम भारत का एक मैप ड्रॉ करेंगे। तो भारत का मैप ड्रॉ करने के लिए यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हम भारत का मैप ड्रॉ करेंगे। मैप से बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़िए तो आप मैप के द्वारा पढ़िए। यदि आप भारत का मैप बना लेते हैं तो मैप बना के ड्रॉ करके पढ़िए, और अगर आप मैप ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो ऐसा करके चीज़ें पढ़िए। ये देखिए, ये भारत का मैप मैंने बनाया है। ये आपका दक्षिण का पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी हिस्सा है ये। और जो आपकी प्रमुख जो तट हैं वो आपके तट जो होते हैं वो समुद्र तटीय तट की बात होती है, इसलिए क्योंकि जो भारत का ये हिस्सा है, अगर हम ऊपर की ओर देखें, ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ आपका राजस्थान है, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरफ पाकिस्तान है, हमारे राजस्थान की सीमा से हमारा पाकिस्तान टच होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसलमेर के आगे जब बॉर्डर से हम टच करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान हमारा होता है। तो इस हिस्से में, मतलब इस भाग से अगर हम बात करें, यहाँ से इस तरह, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये आपका यहाँ पे था आपका गुजरात। अगर हम यहाँ गुजरात से बात करते हैं और यहाँ पे है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है। अगर हम तट की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हमसे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने तट हैं, तो तट की जब बात करते हैं तो देखिए, तट की अगर हम बात करें तो तट अगर हम राज्यों के अकॉर्डिंग देखें तो जो राज्य हैं, जो पूर्ण राज्य हैं, अगर राज्यों के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 9 राज्य हैं। उसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश देखा जाता है तो 4 हैं। मतलब अगर कोई हमसे पूछता है भारत में कितने तट हैं, तो टोटल 13 हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है आपसे, कितने तट हैं, तो टोटल कितने हैं, 13 हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए तट के अलावा अगर हम बात करें घाट की, तो देखिए ये है आपका पूर्वी घाट, जबकि अगर इसकी हम बात करें तो ये है आपका पश्चिमी घाट। देखिए, 2 घाट की अगर हम बात करते हैं भारत में प्रमुख रूप से कौन कौन से घाट हैं, तो भारत में जो प्रमुख रूप से है, देखिए जो ये एरिया आता है ये आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, जबकि अगर इस भाग की बात करें तो ये आपका पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ बात करें तो पश्चिम बंगाल है, इसके नीचे आपका उड़ीसा है, यहाँ आंध्र प्रदेश है, नीचे तमिलनाडु है, अगर ये बात करते हैं। जबकि यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो राज्यों की सबसे पहले आपका गोवा, फिर महाराष्ट्र यानी मुंबई, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा और गोवा के बाद कर्नाटक और फिर केरल। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से देखिए, जो राज्य याद करने का क्रम है तो इस तरीके से कुछ याद करिएगा। सबसे बड़ा अगर बात करें तो देखिए, यहाँ हम देखेंगे तो ये हिस्सा आपका जो पूरा है ये लगभग गुजरात का, ये पूरा हिस्सा गुजरात का है। उसके बाद आप यहाँ आते हैं तो महाराष्ट्र है। फिर नीचे अगर आएंगे तो सबसे छोटा अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा आपका यहाँ पे आपका है, वो है आपका गोवा। ये है आपका गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, ये है आपका गोवा, और गोवा के बाद ये है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे ये इस तरीके से, ये भाग कुछ इस तरीके से है, तो ये भाग आपका है केरल। उसके अलावा ये आपके बात हो रही है पश्चिमी घाट की, ये जो पश्चिमी घाट के राज्य हैं ये पश्चिमी घाट के राज्य हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ अगर हम इधर बात करते हैं तो ये हिस्सा जब हम लोग देखते हैं ये हिस्सा, तो
क्योंकि जहां केरल, कर्नाटक और ये आपका तमिलनाडु यहां मिलते हैं, यहां मैंने आपको बताया था नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये हिस्सा आपका है तमिलनाडु। इसके अलावा ऊपर ये हिस्सा कुछ इस तरीके से है, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका उड़ीसा, और ये हिस्सा आपका ये जो है ये ऊपर तक, ये सिक्किम से थोड़ा सा नीचे ये हिस्सा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल तक टच करता है। अगर ये देखेंगे, ये जब यहाँ ऊपर से पूर्वोत्तर जब बात होती है, उत्तर से हम जब पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते हैं, तो जब पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो ये हिस्सा पूर्वोत्तर आता है। तो सिक्किम के ऊपर ठीक नीचे देखिएगा कुछ भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे सिक्किम के नीचे यहाँ पतला सा देखिएगा ऊपर तक की पश्चिम बंगाल का विस्तार है। तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा, लोगों को ऐसा लगता है कि ये पश्चिम बंगाल केवल इतना ही है, इतना नहीं है, ये ऊपर तक की पूरा विस्तार इसका पश्चिम बंगाल का है। सिक्किम से कुछ नीचे दार्जिलिंग का क्षेत्र है जो वहां तक की पूरा आपका पश्चिम बंगाल आता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि पश्चिम बंगाल बहुत छोटा है या इसका विस्तार बहुत कम है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, और इसके अलावा देखिए ये तो आपके हो गए राज्य। अब राज्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये पश्चिमी घाट पे आपके 5 राज्य हैं। पश्चिमी घाट पे अगर कोई पूछता है तो कितने राज्य हैं, वो है आपके 5। जबकि पूर्वी घाट पे पूछता है तो पूर्वी घाट पे कितने हैं, वो है 4। इसके अलावा आप देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से ये आपके जो राज्य हैं वो, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहीं पे आपका केंद्र शासित प्रदेश एरिया है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश थे और दोनों एक ही में मिला दिए गए थे, आपका दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। मतलब अगर यहां से हम बात कर रहे हैं दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, तो ये दोनों एक ही कर दिए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये चीज है। इसके अलावा यहां बात करें तो यहां आपको पता होगा यहां पांडुचेरी है, पांडुचेरी कहें या पुंडुचेरी कहें एक ही चीज है। उसके अलावा अगर हम इधर की बात करते हैं तो यहां है आपका लक्षद्वीप। देखिए याद करने का क्रम है तो ऐसे याद रखिएगा तो बहुत आसानी से याद होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां आपका जब यहां नीचे आएंगे श्रीलंका के आगे यहां आपका देखिए यहां लंका है, मतलब ये हम मान लेते हैं ये लंका, ये भारत नहीं, मतलब ये दूसरा देश है। ये है आपका श्रीलंका, दिख रहा है ना सभी लोगों को। तो यहां अगर हम बात करें तो यहां है आपका अंडमान निकोबार। तो यहां से देखिए कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए, अगर कोई हमसे पूछता है टोटल राज्य कितने हैं, अगर घाट की बात करेंगे तो घाट की दृष्टि से अगर राज्य की बात करेगा तो राज्य हमारे 9 हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं आपके। तो तट की अगर हम बात करते हैं तो भारत में कितने हैं, 13 तट हैं। अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं, बट आप लोग ऑप्शन जैसे ही देखते हैं तो ऑप्शन में जो गलत ऑप्शन होता है वो आपका सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है, और हम लोग जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं तुरंत उसी को हिट कर देते हैं, और वो ज्यादातर गलत लिखा होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए मैंने आपको यहां से बताया, देखिए आपके 9 ये राज्य हैं, उसके अलावा 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अंडमान निकोबार आपका हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मिला दिया गया है, तो ये अब एक ही है, तो ये याद रखिएगा। तो 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि 9 आपके पूर्ण राज्य हैं, टोटल 13। अब यहां से बात करते हैं तट रेखा की। देखिए अगर सबसे लंबी तट रेखा की हमसे कोई बात करता है, क्योंकि ये अब हम जब तटों की बात कर रहे हैं तो तट रेखा की बात करेंगे, तो तट रेखा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको जब बताया था कि पूरे भारत की जो तट रेखा की लंबाई है, पूरे भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो लगभग तट रेखा अगर हम इसकी बात करें तो कितनी थी, 7516। ये किसकी थी, ये संपूर्ण भारत की है। अब संपूर्ण भारत की बात हो गई। देखिए संपूर्ण भारत में तो आपका स्थल भी आता है और जल भी आता है। जल क्यों आता है, देखिए स्थल कौन सा मैंने आपको बताया, जो यहां से हिस्सा चालू होता है राजस्थान से आपका जो हिस्सा चालू होता है और आपका आंध्र प्रदेश तक के नीचे अगर आएंगे तो त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं
तो त्रिपुरा के अलावा जो यहाँ के कुछ राज्य हैं, जो ये सारी ये आपकी स्थल सीमा है ना, तो अगर इसके अलावा हम बात करते हैं स्थल की सीमा, आपका सिक्किम हो गया और आपका आंध्र प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ऊपर की बात करते जाते हैं तो बहुत सारे राज्य हैं। तो अगर हम स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहले स्थल की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग भूमिगत भी बोलते हैं, तो भूमिगत की लंबाई कितनी है, वो है आपका 5422.6 किलोमीटर। जबकि जल की अगर हम बात करते हैं तो जो जल की लंबाई है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ गुजरात से आपका पश्चिम बंगाल तक ये समुद्र तटीय एरिया है, तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो है आपका 2094 किलोमीटर, ये लगभग अनुमानित है। तो पूरे भारत की अगर तटरेखा की बात करते हैं तो पूरे भारत की जो तटरेखा, मतलब पूरे भारत की स्थल और भूमिगत, मतलब भूमि और जल दोनों को मिलाकर के कितनी है, चारों ओर भारत को मिलाकर के तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, यह संपूर्ण भारत की है। अगर स्थल की हम बात करते हैं तो स्थल में जो भूमिगत क्षेत्र है वो है आपका 5422, इसको सही से लिख देते हैं, 5422.6 किलोमीटर है। और जबकि जल की अगर हम बात करें गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये है 2094 किलोमीटर, मतलब 2094 किलोमीटर। अब देखिए यहां से बात करते हैं, देखिए ये तो बात हो गई आपकी पूरी। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर कोई हमसे पूछता है पूर्वी घाट पे यहाँ पे अगर कौन सी चीज जो है, कौन सा सागर है, पश्चिमी घाट पे कौन सा सागर है, जबकि यहाँ पे कौन सा है, तो सबसे पहले अगर कोई हमसे बात करता है तो देखिए पूर्वी घाट पे अगर हम बात करें तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ये कौन सा है, ये है आपका अरब सागर। यहां अगर हम बात करें तो ये है आपका, यहां लिखे दे रहा हूं, हिंद महासागर। और एक चीज याद रखिएगा, हिंद महासागर अगर कोई हमसे पूछता है तो जो आपके एम आकार है, एम आकार की अगर कोई हमसे बात करता है, देखिए बहुत सी चीजें एक साथ डिस्कस हो जाती है जब टॉपिक चल रहा होता है, तो वो चीजें, बाकी जो मेन पॉइंट होंगे बहुत ज्यादा डीपली अगर पढ़ाना होगा तो जब महासागर हमारा टॉपिक डिस्कस होगा तो बेसिक सारी जानकारी, जितनी भी अधिक से अधिक जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। हिंद महासागर केवल हमारा है, जिसे हम एम आकार भी कहते हैं। एम आकार का कौन सा महासागर है, तो वो है हिंद महासागर। कोई आपसे क्वेश्चन करता है, क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में आता है कि एम के आकार का कौन सा महासागर है, तो एम के आकार का जो आपका महासागर है वो आपका हिंद महासागर है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहां से बात करते हैं, देखिए ये आपके सारे तट हो गए, तट के अलावा आपके घाट, जो प्रमुख रूप से घाट हैं, कौन कौन से घाट हैं, उसमें कौन सा। अब देखिए यहां से आपको बता रहा था कि जो आपकी तट रेखा की लंबाई है, तो तट की अगर बात करें तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, तो सबसे लंबी तट रेखा जो है आपकी वो गुजरात की है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। अगर राज्यों की बात करता है और सबसे छोटी की बात करता है, देखिए सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, वो है आपके गुजरात की। जबकि अगर सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी किसकी होगी, सबसे छोटी देखिए जब गोवा सबसे छोटा है तो गोवा की होगी, गोवा की सबसे छोटी है। और अगर कोई हमसे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछता है तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो वो आपके पुडुचेरी की है। मतलब जो आपका केंद्र शासित है, केंद्र शासित में आपकी पुडुचेरी, ये आपकी तटरेखा की बात है। देखिए परीक्षा की दृष्टि से इतना ये पोर्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपकी जो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, वो आपके गुजरात राज्य की है, जबकि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, ये आपके गोवा की है। तो ये याद रखिएगा। और दोनों ही पश्चिमी घाट के, जो आप पश्चिमी घाट हैं उन्हीं के ये राज्य हैं। उसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है तो पुडुचेरी है आपका, पुडुचेरी की जो तटरेखा वो सबसे छोटी है, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एम आकार का कौन सा महासागर है, तो वो आपका हिंद महासागर है। पश्चिमी घाट कहाँ है, अरब सागर, जो अरब सागर से लगे हुए ये जो तट है ये सारे अरब सागर से लगे हुए हैं। जबकि अगर इस तट की हम बात करते हैं तो ये आपका ऊपर का हिस्सा बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, जबकि नीचे जो है आपके ये आपका हिंद महासागर से लगा है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए जब ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाए। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग तट ही पढ़ रहे हैं तो भारत के जो बंदरगाह हैं, क्योंकि जो बंदरगाह होते हैं वो आपके तट पे ही स्थित होते हैं। तो तट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तट की हम बात कर लेते हैं। तो
भारत के जो तट हैं, अब यहां से हम बात करते हैं बंदरगाह की। जब बंदरगाह की बात हो रही है तो बंदरगाह भी मैंने आपको बताया, जब तट हैं, तट भी आपके 13 हैं। तो जब 13 तट हैं तो हमारे जो बंदरगाह प्रमुख रूप से जो मेन बंदरगाह हैं, मतलब 9 राज्यों में जो बंदरगाह की अगर हम बात करें तो बंदरगाह कितने हैं भारत में प्रमुख रूप से जो उपयोगी है वो 13 बंदरगाह हैं। मतलब तट भी आपके केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर कितने तट हैं आपके 13, जबकि बंदरगाह की अगर हम बात करते हैं तो बंदरगाह हमारे कितने हैं, वो हैं आपके 13। अब हम बात करते हैं बंदरगाह। बंदरगाह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका गुजरात है, गुजरात में प्रमुख रूप से कौन सा है, तो गुजरात में आपका जो प्रमुख रूप से है वो है आपका कांडला। उसके अलावा आपको मैंने ये बात बताया था कि ये जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा है, ये आपका कच्छ का रण है। तो कच्छ का रण, और कच्छ का रण का ही जो क्षेत्र है इसे बांदीनगर कहा जाता है, इसे ही बांदीनगर बंदरगाह। तो गुजरात में अगर कोई हमसे पूछता है कौन कौन से प्रमुख तट हैं, तो गुजरात का जो प्रमुख तट है वो कौन सा है, सबसे लंबा तट है, और इसमें जो बंदरगाह आपके पाए जाते हैं तो कौन कौन से हैं, ये आपके 2 कांडला बंदरगाह और कच्छ का रण। कच्छ का रण जो क्षेत्र है इसे ही बांदीनार बंदरगाह के नाम से फेमस है, यही आपके खंबात की खाड़ी है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके गुजरात से आते हैं, गुजरात और आपका तमिलनाडु, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसके जब विस्तार की बात करते हैं, क्योंकि जब विस्तार आता है तटों का तो सबसे पहले आपका आता है कि गुजरात का विस्तार कहां से कहां तक है, उसके अलावा महाराष्ट्र गोवा का विस्तार कहां से कहां तक है, कर्नाटक का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ये जब बात आती है तो इसमें 3 तटों की हम लोग बात करते हैं, जबकि यहां अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कौन सा तट आता है, तो ये आपका कोरोमंडल तट आता है। कहां से, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक की ये आपका कोरोमंडल आता है। कोरोमंडल का विस्तार कहां से कहां तक है, वो आपका आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक की है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए तमिलनाडु में कहां तक आएगा, तो ये देखिए ये आएगा आपका कन्याकुमारी। जबकि कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में न्यू मंगलुरु। और इसके अलावा अगर हम बात करें न्यू मंगलुरु से, देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो जो ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र आपका जो आता है ये यहां से आपके कन्याकुमारी तक ये क्षेत्र है। इसके अलावा न्यू मंगलुरु से आपका ये है आपका गोवा में कोंकण। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र, तो गुजरात और महाराष्ट्र मतलब टोटल हमसे तट की बात करता है तो देखिए एक तट ये है, एक तट आपका ये है, एक तट ये है, एक ये मैंने आपको बताया, और एक ये बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है आपकी जो बे ऑफ बंगाल है, तो इसका जो क्षेत्र आता है वो यहाँ पे आता है, जिसमें उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल शामिल है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक से आपका कर्नाटक और गोवा की बात करते हैं तो देखिए ये गोवा में मैंने आपको बताया कोंकण, और कोंकण से कर्नाटक तक, तो ये आपका कर्नाटक तट के ही नाम से जाना जाता है, जबकि महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण तट आता है। और ये आपका जो आता है ये प्रमुख रूप से, और ये जो आपका क्षेत्र है ये आपका दक्षिण तट है, मतलब ये आपका सबसे साउथेस्ट पॉइंट होता है तो इसे हम लोग दक्षिणी तट कहते हैं। और ये कोरोमंडल जो आपका है ये कोरोमंडल क्षेत्र ही घोषित है, मतलब तमिलनाडु में कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक की ये आपका कौन सा है, ये आपका कोरोमंडल क्षेत्र है। जबकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये क्षेत्र आपका बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत आता है। तो ये आपके प्रमुख 5 तट हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे बंदरगाह की, तो बंदरगाह की अगर हम बात करें तो बंदरगाह मैंने आपको बताया गुजरात, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब तट अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि तटों का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये अक्सर जब हमसे गलती होती है, जब चीजें हमें पता नहीं होती हैं, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये गुजरात के आपके पॉइंट है, गुजरात के जो प्रमुख रूप से पॉइंट हैं इसकी अगर हम बात करें तो गुजरात में जो आपके बंदरगाह है वो है आपका कांडला बंदरगाह और कच्छ का रण। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे प्रमुख रूप से हैं ये आपके, मैंने आपको बताया था कि जो 13 है भारत में जो बंदरगाह हैं वो आपके 13 हैं। अब यहां से बात करते हैं गुजरात के बाद जब हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र में,
तो महाराष्ट्र में बात करते हैं, क्रम से मैं बता रहा हूं तो ऐसे ही क्रम से नोट करिएगा सभी लोग। अब देखिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में हमारे जो तट हैं वो कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में जो हमारा तट है, क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर होता है, तो महाराष्ट्र में भी हमारा तट स्थित है, गोवा में भी। तो गोवा में तो एक ही आपका बंदरगाह है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो है वो आपका ये ना है, नहावा सेवा। अगर नहावा सेवा की बात करें तो इसी का पंडित JL नेहरू, इससे इसी का नाम हो गया नहावा सेवा जो बंदरगाह है। ये कृत्रिम बंदरगाह है। प्रमुख रासायनिक जो आपके चीजें होती हैं, रासायनिक तटों के लिए उपयोग किया जाता है कि जो रासायनिक चीजें हैं वो बाहर भेजी जाती हैं। तो ये आपका ये जो है आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इससे लिया जाता है। नाम क्या है इसका, नहावा सेवा बंदरगाह। और इसे ही पंडित JL नेहरू, इसी का नया नाम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जबकि गोवा की बात करें तो देखिए गोवा में आपका एक बंदरगाह है, कौन सा, मुर्मू बंदरगाह। तो अगर गोवा की हम बात करते हैं तो गोवा में आपका कौन सा है, गोवा की अगर हम बात करते हैं तो गोवा में आपका है मोरमो बंदरगाह। अब उसके अलावा देखिए यहां से अगर हम बढ़ते हैं, यहां से कर्नाटक। कर्नाटक में तो मैंने आपको बताया न्यू मैंगलोर। तो न्यू मैंगलोर ऑलरेडी आपका न्यू मैंगलोर, याद रखिएगा न्यू मैंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंगलोर और बेंगलोर में कंफ्यूजन होता है लोगों को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु है। तो बेंगलुरु की अगर हम बात करते हैं, और जो यहाँ पे तट है, क्योंकि मैंगलोर जो है वो आपका न्यू मैंगलुरु के नाम से यहाँ बंदरगाह है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। क्योंकि ये क्षेत्र जो आता है, मैंने आपको बताया था कर्नाटक तट वाला, ये मालाबार तट के भी अंतर्गत आता है। तो ये चीजें कभी कभी जो है, सॉरी, ये आपका कर्नाटक और गोवा ये कर्नाटक तट के अंतर्गत आता है। तो ये चीजें कभी कभी डाउटफुल होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपका न्यू मंगलुरु, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया क्योंकि जो राजधानी है वो है आपकी बेंगलोर, और इसे ही लोग बेंगलुरु बोल देते हैं। तो बेंगलोर आपकी राजधानी है कर्नाटक की, जबकि ये आपका बंदरगाह है न्यू मंगलुरु, ये आपका क्या है, ये बंदरगाह है। अब अगर हम इसके अलावा बात करते हैं, ये आपका बंदरगाह है प्रमुख रूप से कहाँ का है, ये आपके कर्नाटक का है। इसके अलावा जब हम नीचे बढ़ते हैं, अब केरल की बात करते हैं, तो केरल देखिए, केरल तो अपने में महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था क्या है, क्योंकि यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र जहाँ मिलते हैं, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे यहाँ मैंने आपको बताया था साइलेंट वैली स्थित है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं केरल की। तो जब केरल की बात करते हैं, केरल में देखिए, केरल में क्या है, केरल में यहाँ अगर हम बात करते हैं केरल की, तो केरल में बहुत से है। क्या है, देखिए यहाँ पे कोच्चि है, केरल में ही आपका कोच्चि है। और कोच्चि क्यों याद होगी आपको, याद होगा, देखिए उदाहरण भी मैं बता रहा हूँ याद करने का रीजन। कोच्चि आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए कोच्चि और कोचीन, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत जगह आपको कोच्चि लिखा आएगा, बहुत जगह कोचीन बंदरगाह लिखा आएगा। तो कोच्चि आपको याद होगा जो है कि कुछ समय पूर्व की बात है, मतलब लगभग आज से 3 से 4 साल पूर्व की बात है, या हम कह सकते हैं 5 वर्ष से अधिक समय पूर्व की बात है, जब क्रिकेट में एक तूफान आया था। क्रिकेट में कौन सा तूफान आया था, एस श्रीसंत नाम का एक तूफान आया था, जो आपके बैटिंग में फंसे हुए थे, सट्टेबाजी के गिरोह में फंसे हुए थे, तो उन्हें निलंबित कर दिया गया था, उन पर खेलने से प्रतिबंध लगाया गया था BCCI और कोर्ट के द्वारा उन्हें रोक दिया गया था, और आजीवन उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था, जो बाद में कोर्ट ने डिसाइड किया, जब वो बरी हुए, उनके ऊपर केस नहीं हुए, तो उन्हें खेलने का मौका दिया गया। लेकिन अब वो राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो वो कहां से थे, वो आपके केरल एरिया में कोच्चि जगह आती है, वहां से थे। तो
तो ये चीज याद रखिएगा। कोच्चि में कहा, कोच्चि कैसे फेमस है, एस श्रीसंत कह सकते हैं कि क्योंकि देखिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, आप कौन सी जगह किस वे में ले रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि कभी कभी कुछ निगेटिव पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि आईपीएल में एक टीम भी थी कोच्चि टस्कर्स केरला। तो केरला कहाँ है, केरला की अगर हम बात करें, कोच्चि टस्कर्स केरला जो टीम थी वो आपके केरल की टीम थी, उसका पूरा नाम था कोच्चि टस्कर्स केरला। ये आपका कोच्चि है, तो कोच्चि बंदरगाह है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से तमिलनाडु की, तो यहाँ आपका तूतीकोरिन है। तो ये आपका कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह। अब कोच्चि के बाद बात करते हैं इस क्षेत्र की, तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करें, ठीक है, तमिलनाडु की हम बात करते हैं। तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया यहां पे तूतीकोरिन, देखिए तूतीकोरिन के नाम से तो फेमस है, बहुत जगह लिख के आएगा न्यू तूतीकोरिन, और ऐसे भी तूतीकोरिन लिख के आएगा। जबकि अगर इसकी बात करें तो इसका जो नया नाम है, अगर नए नाम की बात करते हैं तो बियो चिंदा राम चिंदा चिंदाराम है। बहुत जगह क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है, जो आपके पी चिदंबरम पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आपके थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पार्टी थी उस पार्टी के थे, जब पूर्व में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो वो चिदंबरम है, वो याद रखिएगा, पी चिदंबरम। तो इसलिए नाम का कंफ्यूजन होता है। देखिए मैं चीजें क्लियर इसीलिए करते जा रहा हूं क्योंकि नाम का कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आपका जो न्यू तूतीकोरिन जो बंदरगाह है आपके तमिलनाडु में, तो इसे लोग न्यू तूतीकोरिन भी बोलते हैं, तूतीकोरिन भी बोलते हैं। जो इसका नया नाम है वो बियो चिंदाराम, ये इसका नया नाम है। अब अगर हम यहां से बात करते हैं, देखिए यहां से बहुत सी चीजें हैं यहाँ, क्यों, क्योंकि अगर हम यहां से ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम लोग पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की ओर बढ़ रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था यहां क्षेत्र आपका पुडुचेरी है, क्यों, केंद्र शासित प्रदेश में मैंने आपको बताया था। तो पुडुचेरी की अगर हम बात करते हैं, तो पुडुचेरी की अगर हम बात करें, पुडुचेरी में हमारा कौन सा, पुडुचेरी में केवल एकमात्र हमारा बंदरगाह है, और उसकी अगर हम बात करें तो उसे हम लोग पुडुचेरी ही कहते हैं, पुडुचेरी कहते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है, ये पुडुचेरी बंदरगाह अपने में है, ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कराईकल, ये कराईकल बंदरगाह है, यहाँ पे कहाँ पे है, ये आपका इस क्षेत्र में है कराईकल, ये कराईकल है तमिलनाडु और पुडुचेरी का क्षेत्र, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत कम क्षेत्र आता है, तो ये क्षेत्र है। इसके अलावा कराईकल भी आपका यही है, कराईकल बंदरगाह ये, और इसके अलावा पुडुचेरी, ये आपके दो बंदरगाह यहाँ पे हैं। अब यहाँ से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जब हम बढ़ते हैं तो दो चीजें याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश क्यों, आंध्र प्रदेश का सबसे बेस्ट लॉजिक यह है कि जब भी कहीं पत्तनम शब्द आ जाए, पत्तनम शब्द जब भी आएगा तो वो ज्यादातर आपके लगभग 99.9%, मैं कह सकता हूं, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहता हूं 100%। ये बेसिक लोग बोलते हैं कि 99.9% ये चीजें होंगी, 0.01 में फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है, या पॉइंट यहां बोल देंगे 0.99%, तो ये चीजें नहीं है। मैं बोलता हूं 100% ये लॉजिक बिल्कुल सही है। क्यों, अगर हम यहां बात करते हैं तो जब भी ये शब्द आता, पत्तनम शब्द जब भी आएगा तो वो आंध्र प्रदेश के आपके तट से होगा, आंध्र प्रदेश के तट का ही जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके विशाखापट्टनम है, मछलीपट्टनम है, तो जब भी देखिए इनमें जब भी शब्द आएगा तो पत्तनम शब्द जरूर आएगा। तो आंध्र प्रदेश में आपका कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आपका मछलीपट्टनम, और दूसरा विशाखापट्टनम।
ये दो, ये क्षेत्र जो है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश में, जब मैंने बताया कि पत्तनम शब्द, देखिए यहां भी पत्तनम शब्द आया है जबकि यहां भी पत्तनम शब्द आया है, तो पूरी तरीके से जब भी पत्तनम शब्द आए तो बिना किसी हिचक के कि ये हो सकता है गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा पत्तनम शब्द जब भी आएगा वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से आएगा। ये जो क्षेत्र आपका है ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। तो यहाँ आपके जो बंदरगाह है वो आपका मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। और एक चीज याद रखिएगा, विशाखापट्टनम जो आपका है ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह। अब इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं, ये यहां से हमने गुजरात से स्टार्ट किया था आपके कांडला बंदरगाह से, और हम लोग आंध्र प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बंदरगाह थे, तो मछलीपट्टनम और आपका विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम आपका सबसे गहरा बंदरगाह है। अब यहां से हम ऊपर बढ़ते हैं उड़ीसा की ओर। उड़ीसा में कौन सा है, उड़ीसा में तो एक ही है आपका। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं यहां पे उड़ीसा में कौन सा है, तो वो है आपका पारादीप। एकमात्र बंदरगाह उड़ीसा का कौन सा है, पारादीप। इसके अलावा अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे कौन सा है, हल्दिया। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपके वाटर हाईवे हैं, जो राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित है उसमें हल्दिया का नाम आता है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके यहाँ उड़ीसा में पारादीप, इसके अलावा उड़ीसा बॉर्डर और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे यहाँ आपका ये आपका है हल्दिया द्वीप। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यही आपका, इसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ आपका क्या है, डायमंड द्वीप। डायमंड क्यों है, क्योंकि ये इसलिए फेमस है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम हो गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद रखिएगा, क्योंकि जब चीजें नाम परिवर्तित किया जाता है तो अक्सर परीक्षा में नया नाम पूछ दिया जाता है। आपने पुराना याद किया होगा और आपसे नया नाम दे करके पूछ दिया जाता है, तो हमें नया नाम जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये चीजें हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपके प्रमुख रूप से जो आपके प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में जो यूज भी हो रहे हैं, और सबसे लंबे अगर हम बात करें तो देखिए, अगर विशाखापट्टनम, एक चीज और है, विशाखापट्टनम आपका सबसे सेफ बंदरगाह भी है, तो विशाखापट्टनम बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा अगर सबसे बिजी हमसे पूछता है तो महाराष्ट्र में अगर हमसे कोई पूछता है तो महाराष्ट्र के जो बंदरगाह हैं महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, क्योंकि यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका जो बंदरगाह है तो ये बहुत आपका व्यस्ततम है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ बताया, केरल बताया था, केरल में कोच्चि, क्योंकि ये क्षेत्र जो आपको आता है ये पश्चिमी घाट का सबसे अंतिम पॉइंट, और यहाँ से पूर्वी घाट आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी है, तो आंध्र प्रदेश में आपका है विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। गोवा में कौन सा है, गोवा में मुर्मू है। कर्नाटक में कौन सा है, कर्नाटक में न्यू मैंगलुरु है। तो ये आपके प्रमुख रूप से आपके तट हैं। तो हमारा जो दो टॉपिक आज हम लोगों ने क्लियर किए हैं, एक आपका जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि भारत के जो घाट हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में, इसमें कौन कौन से राज्य स्थित हैं वो मैंने आपको पढ़ाया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तटीय सीमा मैंने आपको बताई, भूमिगत और जलीय तट की सीमा कौन कौन सी हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं वो मैंने आपको बताया कि कितने बंदरगाह हैं। यदि कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो भारत में 13 बंदरगाह हैं जो प्रमुख रूप से है। क्यों, क्योंकि बंदरगाह तो भारत में लगभग 100+ बंदरगाह हैं, लेकिन जो यूज हो रहे हैं, जिनका हम लोग व्यापारिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय यूज हो रहा है, मतलब भारत से किसी अन्य देश में सामान जो है लाया या ले जाया जा रहा, आयात और निर्यात दोनों चीजें हो रही हैं, तो वो 13 आपके प्रमुख बंदरगाह हैं। यहां पे मैंने आपको बताया था गुजरात से लेकर के सबसे ऊपर आपके पश्चिम बंगाल तक की। आज की क्लास कैसी लगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आज से हम लोग दोबारा से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ त्यौहार भी थे और आप सभी लोगों ने उन त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। विशेषकर एक चीज और है, इस समय हमारा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, जिसे सभी लोगों ने कल सेलिब्रेट किया है। और 17 अगस्त याद रखिएगा, 17 अगस्त शाम को 6 बजे, 17 अगस्त शाम को 6 बजे के बाद यदि आपने हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था, उसमें आपने राष्ट्रीय ध्वज फहराया अपने घर पे, तो कल शाम को 6 बजे के बाद उस राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतार करके उसे आप कहीं सुरक्षित जगह पे रख सकते हैं।
और यदि आप कहीं देख रहे हैं कोई समस्या है या ध्वज कहीं भी किसी भी सम्मानपूर्वक जगह पे नहीं है तो उसे तुरंत उठा करके सम्मानपूर्वक रखें। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है और बहुत ध्यान दीजिएगा कि 17 तारीख कल है और कल शाम को 6 बजे के बाद यदि कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज आपको दिखता है तो आप उस व्यक्ति से एक निवेदन करें कि हमारा आज़ादी का महोत्सव जो मनाया गया है 75वां अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसे सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव का नाम दिया गया था, तो उसे सेलिब्रेट हम लोग कर चुके हैं और कल 17 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद इसे ध्वज को उतार के ससम्मान इसे रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नया कुछ स्पेशल लेकर, तब तक सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।